बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटरी मोशन के चैप्टर में हम लेक्चर नंबर 6 के साथ टॉपिक मोमेंटम में हाजिर खिदमत हैं। आप आज मोमेंटम के बारे में ज़रा तफसील से ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी स्कूल लाइफ में यानी स्कूल के टाइम में मोमेंटम को अच्छे तरीके से पढ़ा था। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको मोमेंटम कहते होते हैं। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। जितना ग्रेटर मास होगा, ये जितना ग्रेटर मास होगा उतना ही मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। यानी इसका मतलब हुआ कि एक बाय कीपिंग द, यानी अगर स्पीड को कांस्टेंट रखा जाए तो, यानी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा जाए, अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा जाए, जितना ज्यादा मोमेंटम होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही मोमेंटम आपका ग्रेटर होगा। यानी इसकी एग्जांपल यूँ ले लें कि अगर एक छोटी सी गाड़ी आपकी स्मॉल कार, या ये बस ले ली है मैंने, ये बस आपकी अगर किसी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही है और ये हमारा इसका मास 2000 kg है, तो जब ये किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी वॉल से टकराएगी तो ये अच्छा खासा मोमेंटम उसके अंदर ट्रांसफर करेगी। सिमिलरली अगर यही कार आपके पास छोटी हो जाए, यानी ये छोटी सी कार हमने ली, ये हमारे पास छोटी सी कार हमने ले ली और ये जब जाती है, एग्जांपल ले लें कि इसका मास अगर हमारे पास 1000 kg है और स्पीड हमने वही कांस्टेंट रख ली 10 मीटर पर सेकंड, और ये जब इस वॉल से टकराएगी तो ये भी अपना मोमेंटम उसके अंदर ट्रांसफर करेगी, बट इसका मोमेंटम इसके मुकाबले में 2 टाइम्स लेस होगा क्योंकि ये 1000 kg है, ये 2 टाइम्स ज्यादा मास दिया। सो मोमेंटम हमारा जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा जितनी हमारी बॉडी की मास इंक्रीज होगी। बिल्कुल इसी तरीके से मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के भी होता है। बाय कीपिंग द मास कांस्टेंट, अगर मास को कांस्टेंट रखा जाए तो, यानी फर्ज करें हम यही 2 चीजें ले लें, इस मर्तबा यूं करते हैं, हम एक बस ले लेते हैं, सिर्फ एक बस, यही बस ले लेते हैं। ये बस अगर 10 मीटर की स्पीड से इस वॉल से टकराती है और दोबारा इतनी बड़ी बस 20 मीटर की स्पीड, मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसी वॉल के साथ टकराती है, तो वो मास जो कि बहुत बड़ा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा बड़ा होगा, सिंस उसकी वेलोसिटी 2 टाइम्स ही, मैं गलत बता रहा हूँ, मास जो कि दोनों का सेम है लेकिन वेलोसिटी डिपेंडेंट है, यानी जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो वो बस जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है उसका मोमेंटम 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी वाले से डबल होगा इफ मैसेज आर सेम। लेकिन अगर दोनों चीजें आपकी काफी बड़ी हो, मास भी ज्यादा हो और वेलोसिटी भी ज्यादा हो, तो उन दोनों का मोमेंटम अच्छा खासा बढ़ जाता है। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वहां ही होती है जहां बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आमतौर पे अगर इसको देखा जाए तो मास की यूनिट होती है हमारे पास kg, जबकि वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। सो हमारे पास मोमेंटम की यूनिट होगी मीटर, kg मीटर पर सेकंड। क्या होगी? kg मीटर पर सेकंड। ये चूंकि स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि हम लोगों ने फोर्स की यूनिट पढ़ी थी न्यूटन, याद होगा फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और 1 न्यूटन जो होता है वो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर हम चाहें तो इसकी यूनिट भी न्यूटन के फॉर्म में ला सकते हैं, अगर हम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एस कर लें। सो आप देखेंगे कि kg मीटर, ये एस को एस से मल्टीप्लाई करें एस स्क्वायर आएगा, और ये सेकंड है हमारे पास रहता।
तो ये पूरा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहेंगे। सो इसकी यूनिट न्यूटन सेकंड भी कहा जा सकता है। सो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी यूनिट न्यूटन सेकंड होती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा इसी मोमेंटम से एक मूलभूत टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप आप लोगों ने 9th क्लास में इसको भी अच्छे तरीके से स्टडी किया होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो आपको अपने जो आपने हिस्ट्री में जो कुछ पढ़ा है वो भी थोड़ा सा आपको गोशगुजार कर सकूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज मेंट बाय कंजर्वेशन। कंजर्वेशन कहते हैं कंजर्व रहना किसी चीज का, यानी रिमेन सेम, के सेम रहना, रिमेन सेम यानी मोमेंटम का सेम रहना, और उसका एक लॉ है वो पढ़ेंगे आप। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, चार्जेस, इसी तरह वोल्टेज, बहुत सारे आप इस फिजिक्स में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने जाएंगे कि मैथ्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंजर्व रहती हैं, हर वक्त सेम रहती हैं, हम उनके साथ जो मर्जी करें। डियर स्टूडेंट, इसको समझने से पहले आपको एक आइसोलेटेड सिस्टम समझना लाजमी है। आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या है? जैसे ये क्लास एक सिस्टम है, इसकी एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर तमाम स्टूडेंट्स हैं जो मेरा लेक्चर इस वक्त सुन रहे हैं, इसको सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम इज समथिंग इन विच देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज, यानी एक ऐसी चीज जिसकी कुछ खास किस्म की बाउंड्रीज हो। आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम, आइसोलेशन तो आपने समझा होगा, अभी कुछ अर्सा पहले कोविड भी आप लोगों के सामने गुजरा है। कोविड में आइसोलेशन ये था कि you didn't have any interaction with your environment. What you had to do, you had to just keep yourself inside a room. आपने अपने आप को रूम के अंदर रखना था कि ताकि आपकी सर्टेन बाउंड्रीज जो थी उनसे बाहर आपका इंटरेक्शन ना हो सके। यहाँ भी आइसोलेशन या आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद एक ऐसा सिस्टम है कि जिसकी कुछ सर्टेन जिसकी एक सर्टेन बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई नहीं होती। यानी जो आपकी ऑलरेडी मोमेंटम चल रहा था उसमें ये नहीं होगा कि हम एक एक्स्ट्रा कोई मोमेंटम ऐड कर दें, सो दैट वुड बी कांस्टेंट, ये हर वक्त को सेम रहेगा। मैं भी आपको समझाता हूँ कैसे। एग्जाम्पल, ये एक बिलियर्ड बॉल है, अगर मैं इस बिलियर्ड बॉल को इस बिलियर्ड बॉल से टकराता हूँ और ये यहां जाके कोलाइड कर जाती है बिलियर्ड बॉल, ये जैसे ही कोलाइड करेगी सो इसके बाद ये मोमेंटम का जो कंजर्वेशन का लॉ जो है वो अप्लाई होगा। इससे पहले आप ऐसा नहीं कर सकते कि बॉल जा रही है तो एक किसी ने इसको मजीद हिट कर दिया, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी, यानी उसकी एनर्जी बढ़ गई और उसकी फोर्स भी बढ़ गई। नो, यू डोंट हैव टू डू दीज थिंग्स। यानी आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती है हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम व्हिच हैव सर्टेन बाउंड्रीज एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इन इट। सो बॉडी इज सेम एज इट इज, ये उसी तरह रहती है हमारे पास। मोमेंटम के कंजर्वेशन का लॉ क्या है? मोमेंटम के कंजर्वेशन का लॉ ये कि हर बॉडी का मोमेंटम एक जैसा ही रहता है, वो कभी भी तब्दील नहीं होता। यानी अगर बॉडी आइसोलेशन में हो, मोमेंटम हर वक्त एक ही जैसा रहता है। मतलब फर्ज करें अगर हमें ये दो, हमारे पास अगेन मुझे बिलियर्ड बॉल्स याद आ गई, ये दो बिलियर्ड बॉल्स दिए, इसका मैस हमारे पास m1 और इसका मैस हमारे पास m2 दिया हुआ। बिफोर कोलिजन जो इसका मोमेंटम है, आफ्टर कोलिजन वही इसका मोमेंटम होगा। मोमेंटम में किसी किस्म की कोई भी चेंजेस हरगिज भी वकू पजीर नहीं होंगे, यानी वो सेम मोमेंटम ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी इन विच इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम फिर यहाँ नेगेटिव साइन जरूर लगाएंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। यानी फाइनल मोमेंटम इस साइड पर है तो इनिशियल उस साइड पर होगा। So they both have the negative sign between them if you just talk about their signs.
डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा कि मोमेंटम आपका हमेशा कंजर्व रहता है व्हाटएवर यू डू एनीथिंग, यानी आपका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। ऑब्वियसली जब मैं इसको यहाँ लेकर आऊँगा, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो इन सब का सम, मोमेंटम का जो सम है वो हमारे पास टोटल जीरो रह जाएगा। यानी आपका देयर इज नो मोमेंटम इन्वॉल्व, मतलब मोमेंटम है लेकिन टोटल सम उसका जीरो हो गया हमारे पास। तो इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की क्या एप्लीकेशंस है, कहां कहां आपका मोमेंटम अप्लाई होता है। स्टूडेंट्स, आप अपनी लाइफ में मोमेंटम को बहुत जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा आपको भी एक मैंने कैनन बॉल या इवन ब्लेड बॉल का बताया, वहां भी अप्लाई हो सकता था। इवन जब आप बॉम्ब आपका एक्सप्लोड होता है, ये बॉम्ब है, ये बॉम्ब है आपका एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोड होने से पहले इसका जो इनिशियल मोमेंटम था, एक्सप्लोड होने के बाद इसका फाइनल मोमेंटम भी वही होगा। सो टोटल मोमेंटम हर वक्त कंजर्व रहता है। एक्चुअली अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि एक्सप्लोड होने के बाद मोमेंटम कैसे वही रह सकता है। देखिए, जब तक ये एक्सप्लोड नहीं हुआ था, जब तक, तो इसका इनिशियल मोमेंटम हमारे पास जीरो था। देयर वाज नो मोमेंटम, कुछ भी मोमेंटम नहीं था। एक्सप्लोड होने के बाद क्या हुआ कि इसके जितने फ्रैगमेंट्स थे, जितने पार्ट्स थे, वो मल्टीपल डायरेक्शंस में चले गए। कुछ पार्ट यहाँ से इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ पार्ट इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस, सो बिल्कुल मल्टीपल जो है ना प्लेसेस में आपका मोमेंटम जो है वो बॉडीज के जो फ्रैगमेंट्स हैं वो चले गए। अगर हम इन सब के मोमेंटम को ऐड कर लें, यानी जो मोमेंटम, एग्जांपल देते हैं, फर्ज करो ये जो बॉडी, इसमें जो मोमेंटम इस पॉइंट पे जो पैदा हुआ मोमेंटम 1, फर्ज करो वो 50 न्यूटन सेकंड का था, तो एग्जैक्ट अपोजिट जो है वो भी 50 न्यूटन सेकंड का है और वो नेगेटिव होगा, बिकॉज मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी जो डायरेक्शन अपोजिट होती है वो नेगेटिव फॉर्म में होती है हमारे पास। इसी तरह अगर फर्ज करो यहाँ 40 न्यूटन सेकंड का था, तो एग्जैक्ट इसके ऊपर भी 40 न्यूटन सेकंड है और ये नेगेटिव है। सो अगर इन सब मोमेंटम्स को हम ऐड कर देते तो इनका फाइनल मोमेंटम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा। सो इनिशियल मोमेंटम भी इसका जीरो था और फाइनल मोमेंटम भी इसका जीरो हो गया। स्टूडेंट्स, एक एनालॉगस एग्जांपल लेते हैं। सोचें कि जैसे एक गन है, गन को फायर किया जाता है। गन में दो चीजें होती हैं, एक होता है बुलेट, मास ऑफ, फर्ज करें मास ऑफ बुलेट ले लेते हैं, मास ऑफ बुलेट वो हमने ले ली स्मॉल m, वेलोसिटी ऑफ बुलेट ले लेते हैं, वो ले लेते हैं स्मॉल v। थोड़ा सा मैंने कर्व कर लिया ताकि हमें ये क्या कहते हैं पता चल जाएगी। ये इसकी वेलोसिटी है। अब मास ऑफ गन ले लेते हैं, मास ऑफ गन, गन का मास हम ले लेते हैं कैपिटल M, और इसी तरह वेलोसिटी ऑफ गन ले लेते हैं कैपिटल V, ये कैपिटल V ले लिया। सो यू हैवंट फायर्ड गन येट, अभी तक आपने गन को फायर नहीं किया था। जरा गौर से स्टूडेंट्स देखेंगे, यानी बिफोर फायरिंग आपके पास वेलोसिटी ये भी जीरो थी और गन भी बिल्कुल नहीं हिल रही थी, वो भी जीरो थी। सो अगर मैं टोटल मोमेंटम गन और बुलेट का फाइंड कर लूं, यानी मोमेंटम का फार्मूला जो सब मोमेंटम होगा, गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम, ये हो जाएगा हमारे पास। अब गन का मोमेंटम कितना है हमारे पास, जीरो, और बुलेट का मोमेंटम भी हमारे पास क्या है, जीरो। तो हमारे पास टोटल मोमेंटम हो जाएगा स्टूडेंट्स जीरो, बिल्कुल जीरो। ये अभी आपने इसको फायर नहीं किया था,
लेट्स से आप इसको फायर कर देते हैं, और फायर करने से पहले चले मैं कुछ बातें बता दूं। जैसे बुलेट का मास हम एग्जांपल ले लेते हैं, अपनी मर्जी है आपकी, 0.01 kg, ऑल्दो इट्स वेरी हाई, 10 ग्राम की गोली बहुत ज्यादा है, चले 10 ग्राम की गोली करते हैं। मास ऑफ गन कर लेते हैं हम नियरली, चले 2 kg की कर लेते हैं, या चले थोड़ी और बड़ी कर लें, 5 kg की कर लेते हैं। मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर आप बुलेट की स्पीड को मेजर करते हैं, यानी बुलेट की स्पीड से हमारी यहां से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, तो वो भी एक आइडियली कुछ भी ले लो, जैसे हम ले लेते हैं कि 50 मीटर पर सेकंड से बुलेट हमारे पास जा रही है। अब ऑब्वियसली जब भी आप गन फायर करेंगे, बुलेट आपकी अगर ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है तो गन आपकी रिकॉइल करेगी, बैक साइड पे जाएगी, यानी अगर वो ईस्ट की तरफ है तो वेस्ट की तरफ आपका गन जो है वो जाना शुरू हो जाएगा, एग्जैक्टली अपोजिट। तो वेलोसिटी अगर ईस्ट पे हो तो उसकी अपोजिट वेस्ट पे हो तो उसको नेगेटिव वेलोसिटी ली जाती है। तो हम इसकी जो गन की वेलोसिटी है वो नेगेटिवली हम ले लेते हैं 0.1 मीटर पर सेकंड एग्जाम्पल, क्योंकि ऑब्वियसली गन तो उस रफ्तार से नहीं जाएगी, वरना तो गन जितनी तेजी से गोली चली जाएगी उतनी स्पीड से गन चली जाएगी, तो फिर आपके पास तो कुछ नहीं रहा। इवन अगर आपने अगर फेस वगैरह अगर सामने रख दिया है तो आप भी शायद आपको भी अच्छा खासा जर्क लग जाए और सब आप इंजर्ड हो जाए। इसलिए कोशिश की जाती है कि गन को हमेशा जो है वो अपने शोल्डर पे रखा जाए, ताकि गन का रिकॉइल के एग्जैक्टली आप पीछे ना आ जाए, जिससे आपकी बॉडी को किसी किस्म का नुकसान का सामना ना करना पड़े। अगर मैं अब इस पूरे का सम कर लूं, यानी आफ्टर फायरिंग, अब एक बात तो आप लोगों को समझ आ चुकी है कि जो मोमेंटम होता है वो mv और mv का सम होता है। ये इनिशियल मोमेंटम था, ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम है आफ्टर फायर होने का। जी स्टूडेंट्स, मास क्या है? मास है 5 kg और ये है 0.1 मीटर पर सेकंड। ये मास है हमारे पास 0.01 kg और ये वेलोसिटी है हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड। जब स्टूडेंट्स इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 आएगा, ये नेगेटिव है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव लेंगे आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि ये रिकॉइल कर रही है तो ये नेगेटिव होगी। 50 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0.5 आएगा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। आप लोगों ने देखा कि जो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आई है वो हमारे पास वो भी 0 आई है। तो आपने देखा जो स्टार्ट में हमारा मोमेंटम था वही मोमेंटम हमारा फाइनल में था। इस फॉर्मूलों से हम एक चीज जो है वो अखज़ कर सकते हैं, अगर हम चाहें कि हमें पता चले कि गन किस स्पीड से वेलोसिटी से रिकॉइल होती है, उसके मैग्नीट्यूड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपको अभी बताया कि बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग, इसका इनफैक्ट आफ्टर फायरिंग पहले लिख लेता हूं, आफ्टर फायरिंग और बिफोर फायरिंग मोमेंटम आपका जो है वो एक जैसा कंजर्व रहना चाहिए। अब आफ्टर फायरिंग क्या था? गन का mv था जबकि बुलेट का स्मॉल mv था, और बिफोर आपने ऑलरेडी 0 निकाला हुआ। एग्जाम्पल, यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ये mv यहां क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? प्लस हो रहा है। इसको जब आप वहां लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। जब आप v की यानी वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड आउट करेंगे तो मास यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ जाके आपका डिवाइड हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, चूंकि हम लोग मास ऑफ गन जानते हैं कि गन का कितना मास है, ना भी जानते हो तो आप किसी भी बैलेंस स्केल से उसको मेजर कर सकते हैं, और मास ऑफ बुलेट भी किसी न किसी से मेजर हो सकती है। इवन स्पीड ऑफ बुलेट भी मेजर हो सकती है। आमतौर पे जो अच्छी अच्छी गन्स आती हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि ये इसकी किस स्पीड से बुलेट यहाँ से फायर होगी।
but you don't know the value of this velocity of gun that recoil, जो पीछे की तरफ जाती है, और वो पीछे की तरफ क्यों जाती है और वो किस स्पीड से जाती है, वो इस इक्वेशन ने आपको समझा दी कि वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब एग्जैक्टली अपोजिट टू व्हाट यू हैव इन द बुलेट, जो आपकी बुलेट की थी। दूसरा, उसकी वेलोसिटी को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको ये 3 वैल्यूज नोन है हमारे पास। आई होप आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कुछ एप्लीकेशंस समझ आ गई होंगी। इसी तरह हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बहुत सारी कुछ और जगहों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर क्रिकेट मैच देखा होगा, बाबर आजम, विराट कोहली, क्या शानदार प्लेयर है। जब भी ये क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो खेलने से पहले बॉल और बैट के टकराने से पहले जो इनका मोमेंटम था और टकराने के बाद वही मोमेंटम हर वक्त वैसा ही रहता है। सो मोमेंटम हमेशा एक जैसा ही रहता है। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर आप कोई रॉकेट ले लेते हैं, कोई स्पेस शटल रॉकेट ले लेते हैं और वो आपकी रॉकेट जो है वो जा रही है आपकी ऊपर, चलिए नासा ने एक रॉकेट बनाई, ये एक रॉकेट लॉन्चर, एक रॉकेट बनाया या कोई भी चीज स्पेस में भेजी। आपको पता है कि रॉकेट के अंदर टन्स ऑफ गैसेस होती हैं जो रिलीज आउट होती है बाहर की तरफ। अच्छा, बिफोर लॉन्चिंग द रॉकेट, इनफैक्ट इसके उड़ने से पहले जो उसका मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम, वो था हमारे पास 0। वाई? क्योंकि रॉकेट भी रेस्ट पर था और गैसेस भी रेस्ट पर थी। फायर होने के बाद जो गैसेस का मास था, गैसेस के मास को स्मॉल m का नाम देते हैं, रॉकेट के मास को कैपिटल M का नाम देते हैं। तो गैसेस जिस वेलोसिटी से बाहर गई, जो रॉकेट है वो भी उसने भी एक वेलोसिटी गेन कर ली, और उसने वो वेलोसिटी गेन कर ली कि जिस मोमेंटम से गैसेस बाहर जा रही है उसी मोमेंटम से आपका रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑल्दो ये स्पीड जो है ये इस स्पीड से बहुत कम होगी। वाई? बिकॉज अगर मैं इसके मोमेंटम को कंजर्व करने की कोशिश करूंगा तो जितनी हैवी बॉडीज होती हैं उनको फिर कम रफ्तार चाहिए होती है अपनी स्मॉल बॉडीज के मोमेंटम को कंपेयर करने, मैच करने के लिए। जैसा कि थोड़ी देर पहले आप लोगों ने गन में पढ़ा था कि बुलेट की वेलोसिटी जो थी वो अच्छी खासी ज्यादा थी, जबकि उसके मुकाबले में जो भारी ऑब्जेक्ट था गन, उसकी वेलोसिटी कम थी, क्योंकि गन और बुलेट दोनों ने एक दूसरे के मोमेंटम को कंजर्व करना था, बैलेंस करना था। जिस मोमेंटम से बुलेट गई थी उसी मोमेंटम से गन ने पीछे जाना था, वेलोसिटी नहीं मोमेंटम से जाना था। सो बच्चों, इस पूरे रॉकेट लॉन्चर का जो टोटल मोमेंटम है फायर करने से पहले और फायर करने के बाद ये हर वक्त कंजर्व रहेंगे। स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि आप एक चीज को स्टडी करें। आप लोगों ने एक मोमेंटम और फोर्स का आपस में जो है वो लिंक भी पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि फोर्स होती है हमारी ma के इक्वल। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आप लोगों ने इस चीज को स्टडी किया था। अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां डाल दूं जो कि होती है vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t, तो m को इससे मल्टीप्लाई करें mvf mvi डिवाइडेड बाई t। mvf कहेंगे फाइनल मोमेंटम को, mvi कहेंगे इनिशियल मोमेंटम को। mv आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि mv जो है वो इसका मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। जब फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस करते हैं तो चेंज इन मोमेंटम आता है। इसका मतलब हुआ कि फोर्स जो हमारी बराबर होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। आप किसी भी मोमेंटम में जब चेंज लाते हैं और बहुत ही स्मॉल टाइम में लाते हैं, बहुत स्मॉल टाइम में, तो जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही लार्ज फोर्स प्रोड्यूस होती है।
इसकी मैं एग्जांपल यूं दूं, फर्ज करें अगर आपके पास एक ब्रिक दी है और एक फुटबॉल दिया, ब्रिक ईंट को कहते हैं ब्रिक, और एक आपके पास फुटबॉल दिया हुआ है, और आप उस दोनों को हिट करते हैं जगह से, दोनों को हिट करते हैं। याद रखिएगा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, यानी जितना कम टाइम होगा उतनी फोर्स ज्यादा पैदा होगी। आप दोनों पे सेम मोमेंटम पैदा करने के लिए इसको फोर्स लगाते हैं, एक किक लगाते हैं। जैसे ही आप इस पे किक लगाएंगे, फुटबॉल क्या करेगा, जरा गौर से सुनिएगा। फुटबॉल आप जैसे ही किक लगाएंगे, किक आपकी फुटबॉल के साथ टच होगी और थोड़ी सी फुटबॉल आगे कंप्रेस होगी, और थोड़ी, क्योंकि उसमें अच्छी खासी इलास्टिसिटी होती है, और वो जैसे कंप्रेस होगी उसके बाद वो वापस जाएगी, रीस्टोर होगी, और आपके पाँव पर कुछ थोड़ा सा चोट का एहसास होगा, जो कि इतना स्वेयर नहीं होगा। क्यों? ऐसा करने में काफ़ी टाइम बीत गया, मे बी 0.1 सेकंड में वो रिबाउंड हुआ हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि टाइम हमारा 0.1 सेकंड लगा वापस आने में, तो 0.1 सेकंड में जो आप हर्ट हुए, जो आपके पाँव की टो पे फोर्स लगी, वो इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि टाइम बहरहाल बहुत ज्यादा था। लेकिन यही काम जब आप ब्रिक पे लगाएंगे, ब्रिक एक हार्ड है और ना वो कंप्रेस होती है, तो आप जैसे ही उसको हिट करेंगे सडनली वो आपको वापस जो है वो फोर्स फील होगी, और जैसे ही वो आपको फोर्स दोबारा फील होगी वो बहुत ही कम टाइम में होगी, मे बी वो 0.01 सेकंड में आपको वापस रिबाउंड आपको फील हो फोर्स। तो चूंकि इसमें आपका टाइम बहुत कम लगा था, इसलिए आपका पाँव ज्यादा हर्ट हुआ और आपको ज्यादा पेन फील हुआ एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है, उसकी रीजन आपने इसी तरीके से पेश करनी है। फोर्स इज equal to rate of change of momentum, since time is very small in this case, so it hurts more as compared to this one. अब चलते हैं, हम अपने अक्सर औकात देखा होगा कि कोई भी कंग फू प्लेयर या कराटे प्लेयर वो किसी भी आपके मार्बल को जब वो जोर से पंच लगाता है तो एकदम वो मार्बल जो है वो आपके उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और वो टूट जाते हैं। ऐसा क्यों मुमकिन होता है? एक्चुअली जैसे ही वो उस मार्बल पर अपना पंच हिट करता है तो ये बहुत छोटे और स्मॉल टाइम में करता है, बहुत स्मॉल टाइम में करके अपना पंच वापस लेकर आता है, और इतने स्मॉल टाइम में करने से अच्छी खासी फोर्स जनरेट होती है, और वो मार्बल आपके सारे के सारे उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और वो ब्रेक कर जाते हैं। आई होप आप लोगों ने ये तमाम एप्लीकेशंस जो हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अंडरस्टैंड की होगी। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ मैं लेक्चर नंबर 6 से आपसे इजाज़त चाहूँगा। लेक्चर नंबर 7 में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मज़ीद आगे इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन को भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों से खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।